नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए जो पढ़ने जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इस वीडियो में केवल हम 33 ऐसी घटनाओं को पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा के उपयोग में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको फिर से कर देता हूँ, ये एक अति महत्वपूर्ण है। हाँ, इससे संभावनाएं ज़्यादा हैं कि इस 33 टॉपिक से प्रश्न आ जाए जो इंटरनेशनल प्रश्न बनेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आपको आपके द्वारा जो भी करंट अफेयर फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो ई दृष्टि का हो, चाहे वो घटनासार हो या वो घटना चक्र, कोई भी प्रकार का घटना जो चक्र है उसको भी पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ क्विक रिवीजन के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि ये 33 जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है, ये ज़रूर आएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है केवल एग्जाम। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। मैं आज इसमें जो लाया हूँ वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लाया हूँ। उसके बाद मैं ऐसी 33 35 से 50 जो भी मुझे लगेगा वो मैं ले आऊँगा, अति महत्वपूर्ण जो होगा राष्ट्रीय घटनाक्रम। फिर मैं ऐसे यूपी क्वेश्चन ले आऊँगा, मैं ऐसे एक सीरीज के तौर पे ले आऊँगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ये 33 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। हो सकता है इसमें से एक भी क्वेश्चन ना आए, हो सकता है इसमें से कई क्वेश्चन आ जाए। ध्यान रखना, आपको अपने द्वारा जो करंट की मैगजीन फॉलो की जा रही है, आप कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर करिएगा। ये एक सिर्फ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में है। चलिए प्रारंभ करते हैं। विलियम लाई चिंग ते बने ताइवान के नए राष्ट्रपति। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विलियम लाई चिंग ते बने ताइवान के नए राष्ट्रपति। ताइवान के बारे में ही क्यों लाया गया? क्योंकि ताइवान में इस समय बहुत ही ज़्यादा विद्रोह चल रहा है। चाइना के द्वारा उस पे आक्रमण किया जा रहा है। चाइना चाह रहा है कि ताइवान जो है वापस से चाइना में मिल जाए। और साथ ही साथ जो विलियम लाई चिंग ते हैं, इनको जो चाइना के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री, उन्होंने एकदम सख्त मना किया था कि आप ये चुनाव मत लड़िए। लेकिन ताइवान की सारी जनता ने मिलकर इनको विजयी बनाया है। तो यह व्यक्ति जो है काफ़ी दबाव में होने के बावजूद, चाइना के काफ़ी दबाव होने के बावजूद भी इसने राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन पत्र भरा। साथ ही साथ यह विजय भी हुआ क्योंकि पूरा ताइवान चाह रहा था ये विजय हो, क्योंकि यह चाइना की जो पॉलिसी उनको नहीं मानते, इसलिए चाइना इनका विद्रोह भी कर रहा था। इसलिए यह व्यक्ति जो है विलियम लाई चिंग ते जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यह ताइवान के नए राष्ट्रपति बने। अब है शेख हसीना बनी बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री। ये याद रखना है, शेख हसीना जो बनी है वो बांग्लादेश की अभी प्रधानमंत्री बनी है। कितनी बार बनी है? 5वीं बार बनी है। क्योंकि वर्तमान में जो प्रश्न का स्वरूप देखा जा रहा है, हो सकता है वो दो स्टेटमेंट बना दे कि शेख हसीना बांग्लादेश की 6वीं प्रधानमंत्री बने, 6वीं प्रधानमंत्री बने। ये बांग्लादेश कोई स्थिति के बारे में हो जाए और या फिर ये बना दे अभी 6ठा इलेक्शन हुआ जिसमें शेख हसीना जो है प्रधानमंत्री बनी और वो 6वीं बार बनी, तो वो गलत हो जाएगा। शेख हसीना 5वीं बार जो है वो प्रधानमंत्री बनी। किसको हरा के? खालिदा बेग को हरा के बनी है। खालिदा बेग इसमें कहाँ है? वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। ध्यान रखना है। अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना जी साहिबा हैं, वो जब आप बांग्लादेश में शासन में आती तो भारत का और उनका जो संबंध रहता है वो बहुत ही मैत्रीतापूर्ण संबंध हो जाता है, बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। तो इसलिए याद रखना है, अपना पड़ोसी देश है। साथ ही बांग्लादेश के साथ ये याद रखना है कि सबसे बड़ी सीमा जो है भारत की वो साझा करता है। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखेंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली बाहर गया। तो इस पल में मतलब जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें यूरोप का ये जो G7 का एक सदस्य है, ये G7 का मात्र एक ऐसा सदस्य है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो का चाइना की एक इनिशिएटिव उसका सदस्य था। ये भी जो है 2013-14 में इसका सदस्य बना था, लेकिन अभी वर्तमान में इसने भी छोड़ दिया है। ध्यान रखना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से G7 का कौन सा देश बाहर निकल गया है? इटली बाहर निकल गया है। लेकिन ध्यान रखना, G7 का कोई भी सदस्य बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सदस्य नहीं है। अब चौथा देखेंगे, केनिया को भारत की लाइफ ऑफ क्रेडिट सुविधा प्राप्त हुई।
250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा प्राप्त हुई। पूछेगा कि अभी हाल ही में भारत ने किसको कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट 250 मिलियन की दी है, तो केन्या को दी है, याद रखिएगा। अब है गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत 12वें प्रधानमंत्री आई के गुजराल की 11वीं पुण्यतिथि 30 नवंबर को मनाई गई। इंद्र कुमार गुजराल अप्रैल 1997 से 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे। याद रखना, इंद्र गुजराल सिद्धांत है वो विदेश संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। दूसरा, गुजराल सिद्धांत किसने दिया था? वो इंद्र कुमार गुजराल ने दिया था। ये भारत के कौन थे? ये भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के थे? 12वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। मैं चाहे तो इसको एक स्टेप स्टेप लिख सकता था, लेकिन मुझसे उतना पीडीएफ नहीं बन पाया था, बहुत मुश्किल से इतना बना है। तो आप इसमें जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बीच में प्रश्न डाले, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब छठवां प्रश्न देखते हैं। ओमान के सुल्तान को भारत में 16 दिसंबर 2023 को आधिकारिक राजनीतिक यात्रा की। 25 वर्ष में ओमान के सुल्तान की यह पहली यात्रा थी। सुल्तान का नाम है सुल्तान हैथम तारिक। याद रखिएगा, जो ओमान देश है, ओमान देश के जो सुल्तान हैं, उनकी आधिकारिक, वैसे कई बार की जो यात्रा हुई है, लेकिन याद रखना आधिकारिक राजनीतिक यात्रा 25 वर्ष में पहली बार हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप देखेंगे तो ये जो एक गल्फ देश के अंतर्गत आता है, ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट देश भी है, और इसकी 25 साल बाद एक ऐसी राजनीतिक यात्रा हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है। हो सकता है पूछ ले अभी किस देश की के जो सुल्तान है, उन्होंने 25 वर्ष बाद अपनी राजनीतिक आधिकारिक यात्रा की है, तो किसकी कौन किया था? वो ओमान देश के किया था। साथ ही ओमान, उनके जो सुल्तान का नाम क्या है? सुल्तान हैथम तारिक। याद रखिएगा। अब सातवां प्रश्न, 25 से लेकर 29 दिसंबर 2023 के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय बैठक के लिए रूस का दौरा किया। भारतीय बाजारों में रूसी हाइड्रोकार्बन की निर्यात का विस्तार करने का समझौता हुआ। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रश्न बन जाएगा कि किस देश के साथ हमने हाइड्रोकार्बन की निर्यात को और विस्तार दिया है। तो वो किसके साथ दिया है? वो हमने रूस के साथ दिया है। ध्यान रखिएगा, ये दिसंबर की बात है। और स्टेटमेंट बना दे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत के प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की। दूसरा स्टेटमेंट बना देगा कि उन्होंने जो रूस की यात्रा के दौरान हाइड्रोकार्बन निर्यात के विस्तार को बढ़ावा दिया गया। तो इसमें क्या होगा? इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के निर्यात को विस्तार दिया गया है। लेकिन पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले में हमने बोला था कि भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने यात्रा की। गलत है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये द्विपक्षीय बैठक की थी। तो याद रखिएगा। अब प्रोजेक्ट जेमिनी, हो सकता है पूछे, प्रोजेक्ट जेमिनी गूगल का एक प्रोजेक्ट है। यह भारत सहित 170 देश, सॉरी 170 देश से अधिक में उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर गूगल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है जेमिनी। पूछ सकता है कि जेमिनी प्रोजेक्ट किसका है? तो याद रखिएगा, यह गूगल का प्रोजेक्ट है। ये पूरे देश में है या नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको ध्यान होना चाहिए। ये भारत में भी, बस इसे ध्यान रख लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जेमिनी क्या है? गूगल का प्रोजेक्ट है। किसके लिए है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित है। अब चीन ने हाल ही में, जो थोड़ा गलत टाइप हो गया उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, पढ़ लीजिएगा। चीन ने हाल ही में चौथी पीढ़ी का परमाणु संयंत्र संचालित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने अपना चौथी पीढ़ी का परमाणु संयंत्र स्थापित किया। अब चौथी पीढ़ी का परमाणु संयंत्र में होता क्या है? जैसे कि आप और जो परंपरागत जो परमाणु संयंत्र देखेंगे, तो उसमें भारी जल का प्रयोग, जिसे डीटीओ कहते हैं, शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो चौथी पीढ़ी का परमाणु संयंत्र है, इसमें गैस का उपयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, चौथी पीढ़ी का परमाणु संयंत्र इसने अभी संचालित किया है, वह चीन ने किया है। चौथी पीढ़ी के परमाणु संयंत्र में उसने शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया है? उसने गैस का प्रयोग किया है। बस इतना ध्यान रखिएगा। चाहे तो एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। इस परमाणु संयंत्र में शीतलक के रूप में गैस का उपयोग कर परमाणु संयंत्र की शुरुआत में चीन द्वारा जो लक्ष्य ऊर्जा का लक्ष्य निकाला गया है, वो 2035 तक परमाणु ऊर्जा से वो 10%
और 2060 तक 18% करने की उत्पादित बिजली करने की संभावनाएं व्यक्त की है। अब 10वां देखेंगे, गीट्स वाइल्ड्स डच राजनेता बने। बस इतना याद रखना है, गीट्स वाइल्डर्स जो थे वो डच राजनेता बने। नीदरलैंड के जो राजनेता हैं, जो नए राजनेता बने हैं, वो बने हैं गीट्स वाइल्डर्स बने हैं। 12वां देखते हैं, भारत तथा अमेरिका 2+2 वार्तालाप 5वीं संस्करण नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें, यहाँ से गैप होना चाहिए था, इसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्री बैठे। कहने मतलब ये है 2+2 वार्तालाप जो हुई थी वह 2018 से स्टार्ट है। और ये जो है इसकी 5वीं बैठक थी। भारत जो है अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्तालाप में है, पहला याद रखना है। दूसरा, 2+2 वार्तालाप जो होता है वो अभी जो हाल ही में उसका 5वां संस्करण किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्योंकि भारत में किया गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वो 5वां संस्करण जो था 2+2 का दिल्ली में हुआ। 2+2 में कौन कौन लोग बैठते हैं? तो रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री दोनों देश के बैठते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन हो सकता है ऐसे बन जाए कि हाल ही में आयोजित 2+2 वार्तालाप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन बनेगा कि 2+2 वार्तालाप का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दूसरा बन जाएगा 2+2 वार्तालाप में भारत के ऊर्जा मंत्री प्लस और भारत के ऊर्जा मंत्री और साथ ही साथ जो है विदेश मंत्री बैठते हैं या बैठक होती। तो आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 5वां संस्करण हो रहा है जो नई दिल्ली में हुआ है और सही साथ ही साथ आपके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो 11वां ऑप्शन जो 11वां टॉपिक था, पॉइंट था, समाप्त हुआ। 12वां देखते हैं, भूटान के 5वें राजा जिम्बखेर नामग्याल वांगचू, याद रखिएगा, भूटान के 5वें राजा जिनका नाम है जिम्बखेसर नामग्याल वांगचू भारत की जो है यात्रा की। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि भारत की यात्रा की, इसको अभी छोड़िए। और ये जो गेल्फू जो कि भूटान से कोकराझार असम तक, इन्होंने जो है ये रेल लाइन के बारे में, यहाँ जो लिखा है वो सही से शायद इधर उधर हो गया टाइप करने में, इतना ध्यान रखिएगा कि इन्होंने यात्रा किस लिए की है। इन्होंने रेलवे लिंक के लिए यात्रा की है, याद रखिएगा ये रेलवे लिंक। अब जैसे कि आपको याद होगा 2021 में पूछा था कि जो रेलवे लिंक से भारत और नेपाल के बीच बनाए गए थे उसके बारे में प्रश्न पूछा था, कौन कौन क्षेत्र से है, इसलिए मैंने यहाँ क्षेत्र का नाम डाल दिया जो भूटान के साथ है। तो गेफुल भूटान से कोकराझारा असम तक ये आएगा जो कि 58 किलोमीटर का होगा। फिर सामतेयास भूटान से बनराहाट जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये पड़ेगा आपको 18 किलोमीटर तक। ये दोनों लाइन याद रखिएगा, बाकी कुछ याद रखिए या न रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब है 13वां प्रश्न, देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन इंग्लैंड के पहले चेक पार्क में आयोजित किया गया। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे कैसे हमें थ्रेट्स उत्पन्न हो सकते हैं, इसके बारे में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? इंग्लैंड के चेक पार्क में आयोजित किया गया। इसमें इसका इसमें कितने देश ने साथ, मतलब कि वो सभी देश साथ में आए, 28 प्रमुख देश इसमें उपस्थित थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पन्न हुई चुनौतियों के समाधान के लिए 28 देश वहां उपस्थित हुए थे। यह सम्मेलन कहाँ हुआ? यह सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ, बस याद रखिएगा इतना। 10वीं आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। इसमें भारत के रक्षा मंत्री ने भाग लिया। याद रखिएगा कि 10वीं आसियान बैठक कहाँ हुई? वह जकार्ता इंडोनेशिया में हुई। इसमें प्रधानमंत्री ने नहीं भाग लिया, इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। अब है तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन अक्टूबर 2030 में भारत का दौरा, ये 30 जो है ये होगा 23 का दौरा किया। दोनों देशों में 6 समझौते हुए। तो तंजानिया के जो राष्ट्रपति समीर सुलू हसन जो थे अक्टूबर जो 2023 में भारत का राजनीतिक दौरा किए और 6 समझौते हुए इन लोग के बीच। अब एक बड़ा टॉपिक देखते हैं, भारत
मध्य पूर्वी एशिया गलियारा, यानी कि भारत जो है एक गलियारा बना रहा है। जैसे कि आप रोड एंड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखेंगे तो पूरा वो ऐसे बना रहा है, वैसे उससे बड़ा गलियारा जो भारत और भी देशों के साथ समर्थन से बना रहा है, तो उसी के बारे में है ये। भारत मध्य पूर्वी यूरोप गलियारा बना रहा है। उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये देख लेते हैं हम। 10 दिसंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें अमेरिकी इसमें अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, यूरोपीय संघ, भारत, फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें मुंबई और मुद्रा यानी गुजरात को संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ने वाला एक शिपिंग मार्ग तथा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन को आई सॉरी एक मिनट I-5 बंदरगाह यानी इजराइल से जोड़ने वाला रियल नेटवर्क शामिल है। यूरोप को जोड़ने के लिए I-5 फिर समुद्री मार्ग शिपयार्ड यानी ग्रीस से जुड़ता हेयल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। यानी कि याद रखिएगा, ये पहले जो भारत जो रहेगा वह मुंबई और गुजरात के मुद्रा के पोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात तक जोड़ेगा बस। अब 17वां प्रश्न, कंपाला घोषणा पूछेगा। कंपाला घोषणा क्या है? कंपाला घोषणा अफ्रीका के 48 देश के एक 3 दिवसीय सम्मेलन था, जिसमें क्या बात की गई, जिसमें प्रवासन यानी माइग्रेशन, पर्यावरण इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो सभी मंत्रियों ने, जो अफ्रीका के 48 देश है, बैठ के उन्होंने बात की। तो कंपाला घोषणा पूछेगा कहाँ का है, तो अफ्रीका का है बस। भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस का दौरा किया तथा वहां ग्रीस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उनको दिया गया, जिसका नाम था द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर है। याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न बन जाए ऐसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ग्रीस का दौरा किया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बन जाए कि उनको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर का जो पुरस्कार दिया गया, जो ग्रीस का प्रथम सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि गलत हो जाएगा, या द्वितीय यानी दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अब 19वां देखते हैं टॉपिक क्या है पॉइंट। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 3 दिवसीय दिन तक किया गया। पूछेगा अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में कहाँ? प्रगति मैदान में किया गया बस। अब 20वां प्रश्न देखते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 अगस्त के दौरान जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका विकास तथा समावेशी बहुपद के लिए साझेदारी। इतना ध्यान रखना। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ वो जोहान्सबर्ग, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, हंस लिख दिया, जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में, वहां आयोजित हुआ। 21वां प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स प्लस बनने के लिए अपने सदस्य 5 से बढ़ाकर 11 करने की घोषणा की है। यहाँ है होगा फिर मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और अर्जेंटीना नए सदस्य जुड़ने की योजना थी, परंतु अर्जेंटीना ने अपनी सदस्यता वापस ले ली, जिससे यहाँ वृक्ष लिया, यहाँ होगा ब्रिक्स प्लस 10 संगठन बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर समूह के रास्ता अध्यक्षों का उपहार दिया, मतलब कि जो समूह अध्यक्ष उनको उपहार दिया, गलत टाइप हो गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अभी ब्रिक्स में 5 लोग थे उनको 11 करने का सुझाव दिया, मतलब करने की कोशिश थी, लेकिन अर्जेंटीना ने अपनी सदस्यता वापस ले ली, तो वापस जो 5 लोग उसमें और जुड़ गए। उसमें कौन जुड़ा? उसमें मिस्र,
ईरान, सऊदी अरब अमीरात, सऊदी अरब, हाँ फिर संयुक्त अरब अमीर, फिर से देख लीजिए, एक मिस्र हो गया, फिर ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त, एक मिनट, मिस्र पहला, ईरान दूसरा, सऊदी अरब तीसरा, संयुक्त अरब अमीरात चौथा, इथोपिया पांचवा, अर्जेंटीना छठा। अर्जेंटीना हट गया है तो ये 10 हो गए हैं, तो वरना 11 हो जाते। तो ये जो देश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी संयुक्त अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात और इथोपिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब 22वां देखते हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने 17 जुलाई 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में बिम्स्टेक की पहली विदेशी मंत्री बैठक में भाग लिया। अब बस इतना ध्यान रखना कि बिम्स्टेक का जो विदेशी मंत्री की बैठक हुई वो बैंकॉक में हुई। अब 23वां देखते हैं। फ्रांस में मेजबान को पीएम मोदी द्वारा उपहार, मतलब कि फ्रांस के जो जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, उनको राष्ट्रपति जी जो प्रधानमंत्री जी मिलने गए तो उनको कुछ उपहार दिए, उनके उनके पत्नियों को उपहार दिए। मैंने सिर्फ उनका उपहार जोड़ा है, अदरवाइज अगर आपको लगे और पढ़ना है तो आप उसको निकाल लीजिएगा, नेट से पता चल जाएगा। इमैनुअल मैक्रोन जो राष्ट्रपति थे उनको चंदन का सितार दिया गया है, ये याद रखिएगा। अब 24वां देखते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 31 से 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस कार्यक्रम के बाद नेपाल के पीएम द्वारा पहला द्विपक्षीय भारत यात्रा जो थी उन्हें दीर्घकालीन बिजली व्यापार के लिए समझौते एवं नेपाल को 10 वर्ष के भीतर 10,000 मेगावाट तथा बिजली निर्यात का लक्ष्य 400 केवी गोरखपुर बुटविल ट्रांसमिशन लाइन का भूमि पूजन भी किया। याद रखिएगा गोरखपुर में बुटवल ट्रांसमिशन लाइन है जो कि आप गोरखपुर से अटैच है, उसके लिए जो है प्रधानमंत्री ने एक समझौता किया भारत नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ। अब 25वां प्रश्न देखते हैं। पॉइंट, एकीकृत भुगतान इंटरफेस और पे नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह भारत के यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम और सिंगापुर के पे नाउ के बीच सीमा पर कनेक्टिविटी है। 21 फरवरी 2023 होना चाहिए, 30 क्यों टाइप हो गया यार। 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंधक निदेशक रवि मेनन द्वारा लॉन्च किया गया। सिंगापुर पहला ऐसा देश बन गया है जिसके साथ सीमा पार व्यक्ति से व्यक्ति भुगतान सुविधा शुरू की है, यानी P2P यानी पर्सन टू पर्सन भुगतान की जो प्रणाली है एकीकृत भुगतान इंटरफेस की, वो पहला देश कौन बना, वह बना है सिंगापुर बना है। अब 26वां प्रश्न देखते हैं। वैश्विक जीडीपी शिखर सम्मेलन G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक महाराष्ट्र के पुणे में संपन्न हुई। बस ये ध्यान रखिएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, यह सम्मेलन फरवरी 2023 के बीच दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इसका विषय भविष्य की सरकारों को जानकार बनाना है। गलत यहाँ टाइप हो गया। अब 28वां देखते हैं। भारत से रूस की यात्रा की अनुमति देने के लिए रूस ने 1 अगस्त 2023 से भारतीयों को ई वीज़ा सुविधा प्रदान की गई, यानी कि ई वीज़ा जो है सुविधा प्रदान की गई किसने, रूस ने भारतीयों के लिए की है। 29वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा स्वैप पर हस्ताक्षर किया। एक सार्क संगठन है जिसमें मुद्राओं यानी कि पैसे को स्वैप करने के लिए हमने एक समझौता किया है। वो समझौता किसके साथ किया है, मालदीव के साथ किया है अभी। अब 30वां देखते हैं। अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अक्टूबर में तंजानिया में शुरू किया गया। हाँ याद रखना है, अफ्रीका में भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान खोला गया
जो कि है आईआईटी मद्रास है, आपको ध्यान रखना है। वह कहाँ खोला गया अफ्रीका में? तंजानिया में खोला गया। हो सकता है आईआईटी बॉम्बे लिख दे प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा आईआईटी मद्रास खुला है जो कि तंजानिया में खुला है। तंजानिया के जंजीराबाद में यह पहली बार खुला है। अब 31वां पॉइंट देखते हैं। स्टार संधि 2010 में रूस द्वारा एक सामरिक आक्रमण हथियार से संबंधित है। बस याद रखिएगा स्टार संधि जो 2010 की रूस की संधि है वह सामरिक आक्रमण से संबंधित है। हो सकता है प्रश्न बन जाए स्टार जो योजना है वह रूस की वह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए है, जो कि गलत है। स्टार जो योजना है वह सामरिक हथियारों से संबंधित है। 32वां प्रश्न देखते हैं। एससीओ का नया सदस्य ईरान भी बन गया। यानी जो एससीओ का नया सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, यानी कि एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, जो एक प्रभावशाली आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तथा तजाकिस्तान भी सदस्य हैं। यहाँ रूस होना चाहिए। अब 33वां देखते हैं। वाइन ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 भारत ने 13 जनवरी 2023 को भारत के G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के ऊर्जा मंत्रियों का सत्र की मेजबानी थी। पूछा जाएगा सिर्फ वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट कब हुआ? यह 13 जनवरी 2023 को G20 के दौरान हुआ। बस इतना ध्यान रखना है। ये मुझे सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूँ कि आप जो अपना जो करंट अफेयर के लिए मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उनको ज़रूर फॉलो करिएगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये केवल 33 प्रश्न मैंने बस और बस केवल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे परीक्षा के उपयोग से, परीक्षा के ट्रेंड देख के मैंने उसको बनाए हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिसका नाम है केवल एग्जाम। चलिए, थैंक यू।